आज हम अपनी हरियाणा जीके की अगली क्लास पढ़ेंगे और आज का हमारा जो जिला दर्शन है वो है नूह मेवात। इसके बारे में हम सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सारी चीज़ें विद डिटेल पढ़ेंगे। कोई चीज़ ऐसी बचेगी नहीं कि जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो और आप उसको ना पढ़ें। इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं। आज का हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है नूह। आज हम नूह पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके नाम की। नामकरण की अगर बात की जाए तो ये वाहिद ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, एक अकेला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके सबसे ज़्यादा बार नाम को बदला गया है और इसके 3 नाम रखे गए हैं। सबसे पहले इसका नाम रखा गया था सत्यमेवपुरम। सत्यमेवपुरम। अगर इसकी बात की जाए तो सबसे पहले यह नाम इसको गांधी जी ने दिया था। गांधी जी ने दिया था 1947 में, जब देश आजाद हुआ था तब जाकर के गांधी जी ने इस जगह का नाम सत्यपुरम रखा था और कहा था लोगों को। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्या कहा था, क्योंकि जब हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे उसके बारे में, क्योंकि हिस्ट्री से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। तो एक तो इसका नाम सत्यमेवपुरम रखा गया जिसको गांधी जी ने रखा। उसके अलावा बात की जाए तो इसका नाम मेवात रखा गया। मेवात इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पर मेव जाति रहती है। मेव जाति की अधिकता के कारण। अब बात की जाए फिर 2016 में इसको बदल करके इसका नाम नूह कर दिया गया था। अब ऐसे क्यों है? अगर मेवात की बात की जाए तो मेवात इतना छोटा नहीं है कि जो नूह में समा सके, क्योंकि मेवात बहुत बड़ा है और ये कई डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। हरियाणा में है, यूपी में भी है, राजस्थान में भी है, तो कई राज्यों में ये फैला हुआ है। तो मेवात इतना छोटा नहीं है कि जो नूह में समा जाए। और जब इसका नाम मेवात रखा गया था तो मेवात ऐसी कोई जगह, प्रॉपर जगह का नाम भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी शहर का नाम मेवात हो या फिर किसी प्रॉपर जगह का नाम मेवात था नहीं, क्योंकि जितने भी आप जिले पढ़ेंगे, जो भी आप जिला पढ़ेंगे, उस जिले के नाम पर कोई ना कोई शहर बसा हुआ है। तो मेवात वाहिद एक ऐसा जिला था जिसके नाम पर कोई शहर नहीं था। तो इसलिए बीजेपी सरकार ने इसका नाम बदल करके नूह कर दिया, क्योंकि नूह जो है वो एक शहर है और मेवात की राजधानी उसको पहले बोला जाता था। तो मेवात बहुत बड़ा है जो नूह में नहीं समा सकता, कई राज्यों में फैला हुआ है। तो ये तो हो गई मेवात की बात। अब बात करते हैं हम नूह की कि इसका नाम नूह कैसे पड़ा। तो ऐसा बताया जाता है, क्योंकि आप लोग पढ़ते भी होंगे, आप लोगों को पता भी है कि नूह में नमक का कारोबार ज़्यादा होता था। सबसे अधिक नमक का उत्पादन आज भी किताबों में नूह लिखा हुआ है। आज के टाइम पे नहीं होता, पहले होता था। तो नमक, हमारे यहाँ पे नमक को नून बोला जाता है और ऐसा बताया जाता है उस नून शब्द से ही नूह शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो यह थी इसके नाम की वजह। अब बात करते हैं हम इसके गठन की। गठन की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे घोषणा की कि इसकी घोषणा कब हुई थी और किसने की थी। इसकी घोषणा 2 अक्टूबर 2004 को श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने की थी। ओम प्रकाश चौटाला ने की थी। उसने इसकी घोषणा की थी और यह कहा था कि ये जो इलाका है, क्योंकि ये बहुत पिछड़ गया है और हम इसको बाकी
हरियाणा के साथ तभी लेकर के चल सकते हैं जब इसको अलग से डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। तो उसने एक रैली में इसकी घोषणा की थी, याद रखना है, 2 अक्टूबर 2004 को एक रैली में इसकी घोषणा की थी। और उसने ये कहा था कि अगर उस टाइम पे इलेक्शन थे कि अगर हमारी सरकार दोबारा से सत्ता में आती है तो हम इस इलाके को एक डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, जिला बनाएंगे और इसका नाम रखेंगे सत्यमेवपुरम। ये कहा था, ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इसका नाम सत्यमेवपुरम रखेंगे। लेकिन ऐसा होता है कि उस इलेक्शन में उनकी सरकार नहीं बनती है और कांग्रेस सरकार यहाँ पर आ जाती है। लेकिन कांग्रेस सरकार इसकी जो घोषणा है, इसके जिले बनाने की जो घोषणा है, उससे पीछे नहीं हटती है, इसको जिला बनाती है। लेकिन वो इसका नाम नहीं रखती है सत्यमेवपुरम, इसका नाम सत्यमेवपुरम नहीं रखती है, वो जिला बनाते हैं इसको 4 अप्रैल 2005 को इसको जिला बनाया जाता है। और जब इसको जिला बनाया जाता है तो उस टाइम पे जो सीएम है वो होते हैं भूपेंद्र हुड्डा जी। भूपेंद्र हुड्डा जी इस टाइम पे सीएम होते हैं और ये इसका नाम मेवात रखते हैं। तो ये इसका नाम मेवात रखते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। 4 अप्रैल 2005 को इसका गठन होता है और ये हरियाणा के 20वें जिले के रूप में गठित किया गया था। ये भी हमें याद रखना है, हरियाणा के 20वें जिले के रूप में तो उनका गठन हुआ था। उसके अलावा बात की जाए, फिर 2014 में इलेक्शंस हुए, उससे पहले भी हुए लेकिन तभी तक कांग्रेस सरकार थी। फिर इलेक्शन हुए और यहाँ पर बीजेपी सरकार आई। बीजेपी सरकार ने क्या किया कि इसका नाम 12 अप्रैल 2016 को बदल करके 12 अप्रैल 2016 को बदल दिया। 12 अप्रैल 2016 को इसका नाम बदल दिया और रख दिया गया नो इसका नाम रख दिया गया। और अगर बात की जाए उस टाइम सीएम कौन थे, तो उस टाइम सीएम मनोहर लाल खट्टर जी थे। मनोहर लाल खट्टर उस टाइम सीएम थे। तो ये थी मेवात के गठन की कहानी कि मेवात का गठन कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, इसके नाम किस किस चीज़ की वजह से इसके नाम पड़े हैं। तो ये सारी थी इसकी गठन की बातें, इसके नाम की बातें। अब हम आगे चलते हैं और अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कौन कौन सी तहसीलें हैं। सबसे पहले हम तहसीलें देखते हैं। तहसील कौन कौन सी है? तहसील की बात की जाए तो यहाँ पर 4 तहसीलें हैं और विधानसभा सीटें यहाँ पे 3 हैं, तहसील 4 हैं। सबसे पहले तो नुहू खुद एक तहसील है, उसके अलावा तावड़ू है, उसके अलावा फिरोजपुर झिरका है, उसके अलावा है। ये 4 यहाँ पे तहसीलें हैं। और अगर हम उप तहसील की बात करें तो यहाँ पे 2 उप तहसील हैं। एक तो नगीना है, एक उप तहसील नगीना है और दूसरी इंड्री है। ये 2 यहाँ पे उप तहसीलें हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ की विधानसभा सीटों की। विधानसभा सीट यहाँ पे कौन कौन सी है? यहाँ पे 3 विधानसभा सीट हैं। सबसे पहले तो नो खुद एक विधानसभा सीट है,
उसके अलावा फिरोजपुर झिरका एक विधानसभा सीट है, और उसके अलावा पुनहाना विधानसभा सीट है। अब जब विधानसभा सीटों को बढ़ाने की बात चल रही है तो नगीना को भी विधानसभा क्षेत्र बनाने की बात चल रही है, लेकिन अभी तक यहाँ पर यही 3 विधानसभा सीटें हैं। अब हम बात करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति की, क्योंकि हमने तहसील उप तहसील इन सारी चीज़ों की बात की। अब हम बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की, और भौगोलिक स्थिति में हम ये जानेंगे कि ये किस किस के साथ सीमा बनाता है, हरियाणा के किस किस डिस्ट्रिक्ट के साथ ये सीमा बनाता है, और अदर राज्य के साथ कौन कौन से के साथ ये सीमा बनाता है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की। तो भौगोलिक स्थिति में सबसे पहले हम बात करेंगे सीमा की। अगर सीमा की बात की जाए कि हरियाणा के किन किन डिस्ट्रिक्ट के साथ में सीमा बनाता है, तो हरियाणा के 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ में अपनी सीमा बनाता है। हरियाणा के 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा बनाता है। सबसे पहले रेवाड़ी है, गुरुग्राम है, पलवल है और फरीदाबाद है। तो हरियाणा के 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ में अपनी सीमा बनाता है। उसके अलावा बात की जाए, उसके अलावा बात करते हैं हम राजस्थान की। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करता है। एक तो है अलवर और एक है भरतपुर। उसके अलावा हमें कहीं भी देखने को जिक्र नहीं मिलता है, किसी की तरह कई किताबें ऐसी हैं जिनमें इसका जिक्र ही नहीं मिलता है, लेकिन ये यूपी के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। यूपी के साथ नई बिछोर जो एक गांव है, यहाँ से ये यूपी के साथ में सीमा साझा करता है, और यूपी के मथुरा जिले के साथ में सीमा साझा करता है। यूपी के मथुरा जिले के साथ में ये अपनी सीमा साझा करता है। तो ये तो बात हो गई कि ये किस किस के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी भौतिक परिस्थिति क्या है, किस भौतिक प्रदेश में पड़ता है। भौतिक प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अरावली का विस्तार है। अरावली का विस्तार है यहाँ पर। और अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अरावली की ऐसी कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कोई 2 पहाड़ी बताओ जो बहुत फेमस है और जो नौ में पड़ती हो, तो सबसे पहले तो यहाँ से अरावली की इंदौरी पहाड़ी है जो नौ में पड़ती है। इंदौरी पहाड़ी है। और उसके अलावा यहाँ का बहुत फेमस है काला पहाड़। काला पहाड़, इसके नाम पर मेवात का एक नोवेल भी आपको मिलेगा काले पहाड़ के नाम पर। तो ये हो गई इसके भौतिक प्रदेश की बात कि यहाँ पे ये कौन से भौतिक प्रदेश में पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे नदी कौन सी है। नदी की बात अगर की जाए तो नदी यहाँ पर इंदौरी नदी मिलती है। और जो इंदौरी नदी है एक मौसमी नदी है, तो इसमें हमेशा पानी नहीं मिलता है, ये एक मौसमी नदी है और ये इंदौरी की पहाड़ियों से निकलती है। अगर पूछ लिया जाए कहाँ से ये निकलती है तो नूह के पास से, या फिर इसमें लिख लेते हैं क्योंकि इंदौरी की पहाड़ियों से ही निकलती है। इंदौरी की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये हो गई यहाँ पे नदी की बात। अब जब नदी की बात हुई है तो हम सिंचाई देखते हैं कि यहाँ पे सिंचाई किसके द्वारा की जाती है।
तो सिंचाई यहाँ पे गुरुग्राम कैनाल द्वारा की जाती है। गुरुग्राम नहर द्वारा, गुरुग्राम नहर द्वारा यहाँ की सिंचाई की जाती है। उसके अलावा गुरुग्राम कैनाल के द्वारा इसकी सिंचाई की जाती है। और आगे हम बात करते हैं, सिंचाई हो गई, बात करते हैं मिट्टी की कि यहाँ पे मृदा कौन सी पाई जाती है। अगर मृदा की बात की जाए तो यहाँ पर दोमट मृदा पाई जाती है। मोटी दोमट मृदा और हल्की दोमट मृदा। मोटी दोमट मृदा और हल्की दोमट मृदा, ये यहाँ पर मृदा पाई जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ के परिवहन की कि यहाँ पर परिवहन, क्योंकि जो भी हमने डिस्ट्रिक्ट पढ़े हैं सब में हमने परिवहन को कवर किया है, तो बात करते हैं यहाँ से परिवहन की। परिवहन की बात की जाए तो NH 919 यहाँ से गुजरता है। NH 919 यहाँ से गुजरता है और NH 248 यहाँ से गुजरता है। उसके अलावा यहाँ से 2 एक्सप्रेस वे भी गुजरते हैं। एक्सप्रेस वे भी यहाँ से गुजरते हैं। एक तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, दिल्ली मुंबई, एक तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है। उसके अलावा यहाँ से केएमपी भी गुजरता है। उसके अलावा यहाँ से केएमपी भी गुजरता है। तो यह हो गई एक्सप्रेस वे की बात। अब यहाँ से भौगोलिक स्थिति में हमसे एक लास्ट क्वेश्चन बचता है और वो है कि यहाँ पर खनिज कौन सा पाया जाता है। अगर खनिज की बात की जाए तो यहाँ पर सलेटी पत्थर पाया जाता है। और मेवात के तो सभी को पता होगा कि अकबरपुर में तो पूरा का पूरा पहाड़ है सलेटी पत्थर का, तो यहाँ पे सलेटी पत्थर पाया जाता है। अब यह तो हो गई इसकी भौगोलिक स्थिति की बात। अब हम आगे देखेंगे कि इतिहास में इसका क्या रोल हमें मिलता है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा इसका पढ़ने को हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो जो एक एग्जाम की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम पढ़ लेते हैं। अगर इतिहास की बात की जाए तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसको बसाया किसने था। सबसे पहले इतिहास में हम ये देखेंगे कि नूह की स्थापना किसने की थी। स्थापना की बात करेंगे तो ऐसा बताया जाता है कि इंदौर का एक ब्राह्मण था। इंदौर के ब्राह्मण किशनध्वज, ऐसा बताया जाता है कि इंदौर का एक ब्राह्मण था किशनध्वज नाम का। किशनध्वज ने इसे बसाया था। किशनध्वज ने इसको बसाया था ऐसा बताया जाता है। लेकिन ये जो इलाका है ये जंगलों से भरा हुआ इलाका था और यहाँ पर इस प्रकार के लोग रहा करते थे कि जो चोरी उचक्का या फिर लूट मार किया करते थे। तो उसके बाद में दिल्ली के जो शासक हुए हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो इनसे अलाउद्दीन खिलजी ने इसको छिना करके खान जादव को दे दिया था। बाद में अगर बात करें तो एक दिल्ली के शासक हुए हैं, आप सभी को पता है, बलबन। बलबन ने 1265 में
यहाँ के जंगलों को कटवाने का काम किया था। जंगलों को कटवाने का काम किया था क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते थे वो ऐसे थे कि जैसे ही उन्होंने कोई लूटपाट वगैरह की तो यहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा थे और ये इलाका दिल्ली के बहुत करीब पड़ता है, तो ये लोग डकैती वगैरह करने के बाद में सीधा जंगल में चले जाते थे और जिससे पकड़ में नहीं आते थे। तो बलबन ने क्या किया कि यहाँ पे जो जंगल थे उनको कटवाने का काम किया था। तो इतिहास से ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से कि मेवात इलाके के वनों को किसने कटवाया था, तो बलबन ने इनके यहाँ के वनों को कटवाने का काम किया था। अब हम बात करते हैं क्योंकि 1857 की क्रांति का भी बहुत यहाँ पे क्रांति तो हुई थी लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि 1857 में यहाँ का नेतृत्व किसने किया था। 1857 में नेतृत्व की अगर बात की जाए तो एक किसान नेता था, सदरुद्दीन नाम का। सदरुद्दीन ने यहाँ का नेतृत्व किया था। सदरुद्दीन ने यहाँ का नेतृत्व किया था और यहाँ से ऐसा नहीं है कि यहाँ से लोगों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था, लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका जिक्र करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि एग्जाम में जितना पूछा जाएगा, क्योंकि हमारे पढ़ने का मकसद सिर्फ यही है कि हम एग्जाम की दृष्टि से पढ़ें कि एग्जाम की दृष्टि में जो इम्पोर्टेंट है, तो सिर्फ इतना ही यहाँ से पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति में किसने यहाँ का नेतृत्व किया था। अब अगली बात करते हैं हम 1947 का। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि 1947 में, क्योंकि आप सभी को पता है जब इंडिया का पार्टीशन हो गया था और जो मेवात है ये ऐसा इलाका था जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी रहती थी, तो लोगों ने क्या किया कि यहाँ से पाकिस्तान के लिए प्रस्थान करना स्टार्ट कर दिया और बहुत सारे लोग चले भी गए थे क्योंकि जब तक गांधी जी यहाँ पे आए थे तो 2-3 महीने गुजर चुके थे, तो बहुत सारे लोग यहाँ से जा चुके थे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं थी, तो अनपढ़ और भोले वाले लोग थे। तो 1947 में यहाँ के लोगों ने प्रस्थान करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ के लोग पाकिस्तान जाने लगे। लेकिन जब ये खबर गांधी जी को मिलती है, जब ये खबर गांधी जी को मिलती है तो वो मेवात आते हैं। वो लोग तो गांधी जी मेवात आते हैं और यहाँ आकर के वो मेवाती लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप यहाँ से छोड़ करके पाकिस्तान मत जाइए क्योंकि आप हमारे बराबर के भाई हैं, क्योंकि जितना आज़ादी में आपने योगदान दिया है, जितना हमने योगदान दिया है उतना ही आपने योगदान दिया है, तो आप यहाँ से जाइए मत, ये वतन आपका है। तो मेवात के जो लोग थे उन्होंने गांधी जी की बात को रेस्पेक्ट दी थी और फिर वो यहाँ पर रुक गए थे। इसीलिए आज भी यहाँ पे मेव जाति या फिर मुस्लिम बाहुल्य हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो जो गांधी जी आए थे वो घासेड़ा गांव में आए थे। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि गांधी जी कहाँ आए थे, तो गांधी जी घासेड़ा गांव में आए थे और यहाँ पर आकर के उन्होंने लोगों को संबोधित किया था कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, ये देश आपका है, ये मुल्क आपका है, हम आपके हैं, तो आप ये देश छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने पाकिस्तान का पार्टीशन किया है, जिन्होंने लेना है उन्होंने ले लिया, वो वहीं रुक गए, तो आप लोग तो मत जाइए, आप तो हमारे हैं। तो गांधी जी घासेड़ा आए थे, इसी वजह से जो घासेड़ा गांव है उसको गांधी ग्राम के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। इसीलिए
घासेड़ा गांव को गांधी ग्राम के नाम से जाना जाता है। ये याद रखनी है कि इसीलिए घासेड़ा को गांधी ग्राम के नाम से जाना जाता है। तो ये थी यहाँ के इतिहास की बात। यहाँ का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, सिर्फ 2-3 चीज़ें हमको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं जो है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। मंदिर की अगर बात की जाए तो फिरोजपुर झिरका का देहरा मंदिर है। यहाँ पर देहरा मंदिर, और ये फिरोजपुर झिरका में है। फिरोजपुर झिरका में स्थित है। इसको झिर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा यहाँ पर नल्लड़ में एक मंदिर है, शिव का मंदिर। नल्लड़ शिव मंदिर है और ये नल्लड़ गांव में स्थित है, जो नूह से थोड़ी परली ऊपर की साइड है। नल्लड़ गांव में पहाड़ की तलहटी में स्थित है। तो नल्लड़ का शिव मंदिर है। मोस्टली यहाँ के 2 ही सबसे फेमस मंदिर हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित रहते हैं। मंदिर तो खैर और भी हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बाकी के जो मंदिर हैं वो इतने फेमस मंदिर रहे हैं। अब बात करते हैं, यहाँ का एक मेला बहुत फेमस है एग्जाम की दृष्टि से। मेले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक मेला लगता है, रावण का मेला। रावण का मेला लगता है और ये पुराना में लगता है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट मेला है, क्योंकि यहाँ पर एक ही मेला है जो लगता है। अब हम बात करते हैं यहाँ के शिक्षा और संस्थान की, क्योंकि मस्जिद वगैरह यहाँ की कोई इतनी फेमस है नहीं कि जो एग्जाम की दृष्टि से फेमस हो। बात करते हैं शिक्षा व संस्थान की। सबसे पहले बात की जाए तो यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज है, शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्लड़। शहीद हसन का मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्लड़, और ये नूह के नल्लड़ गांव में स्थित है। अगर हमसे पूछ लिया जाए, नल्लड़ गांव में स्थित है और ये गांव नूह में ही पड़ता है। तो ये सबसे फेमस हॉस्पिटल है यहाँ पर। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक यूनानी मेडिसिन का कॉलेज बन रहा है, और ये लगा लीजिए आपको कि राज्य का प्रथम यूनानी मेडिकल कॉलेज, राज्य का प्रथम यूनानी मेडिकल कॉलेज, ये आकेड़ा गांव में बन रहा है। आकेड़ा गांव में बन रहा है, और ये गांव भी नूह से थोड़ा ही दूर है, बहुत ज़्यादा दूरी पे है नहीं। नूह से ये 8-10 मिनट की दूरी पे है। तो यहाँ पे ये भी बन रहा है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय है।
और अगर हमसे पूछ लिया जाए ये कहाँ है, तो ये बाई गांव में है, बाई गांव में है, और ये बाई गांव नू में ही पड़ता है। तो ये थे यहाँ के कुछ शिक्षा संस्थान। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि जो शहीद हसन का मेवाती कॉलेज है, इसकी स्थापना कब की गई थी, याद रखना है 2013 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये किसके अंदर काम करती है, PGIMS के अंदर ये काम करती है। तो ये थे यहाँ के प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान जिनके बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं यहाँ के पर्यटन स्थलों की। अब हम यहाँ के पर्यटन स्थल देखेंगे। एग्जाम की दृष्टि से अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो पर्यटन स्थल हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। मतलब ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात की जाए तावड़ू किला है यहाँ पर। तावड़ू का किला है और इसको राजा ताड़ सिंह ने बनवाया था। राजा ताड़ सिंह ने बनवाया था। तावड़ू रियासत के बारे में एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर तावड़ू रियासत ने अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ दिया था। अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा साथ अगर किसी रियासत ने दिया था तो हम पहले भी पढ़ के आए कि जींद ने भी साथ दिया था। लेकिन अगर यहाँ की बात की जाए तो तावड़ू की रियासत ने अंग्रेजों का बहुत ज़्यादा साथ दिया था। आगे बात की जाए तो यहाँ पर छुई मुई का तालाब है। यहाँ पे छुई मुई का तालाब है और तावड़ू का जो किला है ये तावड़ू में है। तावड़ू में है ये, तावड़ू मेवात में ये स्थित है। छुई मुई का तालाब है यहाँ पर। उसके अलावा सेठ चूहीमल का तालाब है। सेठ चूहीमल का तालाब है और ये भी नू में ही स्थित है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध सूफी हुए हैं, सूफी संत हुए हैं शेख मूसा। शेख मूसा की मजार भी यहीं पर है। शेख मूसा की मजार ये नू के पास एक गांव पड़ता है, पल्ला गांव में है। उसके अलावा अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसको कब बनाया गया था तो अकबर के शासनकाल में इसको बनवाया गया था। अकबर के शासनकाल में इसको बनवाया गया था। शेख मूसा ऐसा बताया जाता है कि ये भारत के नहीं थे, ये ईरान या इराक के थे। उसके अलावा यहाँ पर एक कंट्री क्लब है। यहाँ पर एक अंतरराष्ट्रीय गोल्फ का मैदान भी है। अंतरराष्ट्रीय गोल्फ का मैदान भी है। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इस गोल्फ के मैदान में कितने होल हैं तो इसमें 27 होल हैं। इसमें याद रखना है कि इसमें 27 होल हैं, क्योंकि जो गोल्फ की गेंद होती है आप सभी को पता है कि उसको मार करके हॉल में पहुंचाना होता है। तो यहाँ पर 27 ऐसे हॉल हैं और ये बहुत बड़ा बताया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर नौ में गांधी पार्क भी है। गांधी पार्क
गांधी पार्क है। उसके अलावा बात की जाए, अब हम बात करते हैं झीलों की, तो झील यहाँ पे कई सारी हैं। अगर झील की बात की जाए तो यहाँ पर उजीना झील है, उसके अलावा यहाँ पे संगेल झील है, उसके अलावा यहाँ पे चंदेली की झील है, चंदेली की झील है, उसके अलावा कोटला की झील है, कोटला झील है, और एक और है खलीलपुर झील। खलीलपुर झील, तो ये यहाँ पे झीलें हैं जो यहाँ पे पाई जाती हैं। उसके अलावा एक यहाँ पे झूलती मीनार भी है, झूलती मीनार, झूलती मीनार, ये भी नूह में ही है। बात की जाए तो ये थे यहाँ के पर्यटन स्थल जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमने अभी पढ़े। कोई पर्यटन स्थल ऐसा है नहीं जो हमने यहाँ पर छोड़ा हो। जितने भी पर्यटन स्थल हैं वो सारे के सारे पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के बारे में। प्रसिद्ध व्यक्तित्व की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे हसन खां मेवाती की। हसन खां मेवाती, जिनके नाम पे अभी हमने मेडिकल कॉलेज का नाम पढ़ा था, वही हसन खां मेवाती। तो ये आखिरी खानजादों के राजा हुए। आखिरी खानजादा राजा हसन खां मेवाती आखिरी खानजादा राजा हुए हैं, और इसने राणा सांगा के साथ मिलकर के बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो इसने क्या किया था, 1527 का खानवा का युद्ध लड़ा। खानवा के युद्ध में हिस्सा लिया और हिस्सा इसने किसके लिया था, अपने दोस्त राणा सांगा के साथ लड़ा था, उनके लिए लड़ा था। अपने दोस्त राणा सांगा के लिए लड़ा था, अपने दोस्त राणा सांगा के लिए लड़ा था। और इसमें होता क्या है, बाबर के खिलाफ ही लड़ा गया था। आप सभी को पता है बाबर की इसमें जीत हुई और हसन खां मेवाती युद्ध में मारा गया। युद्ध में मारा गया। ऐसा बताया जाता है कि इसके साथ में तकरीबन 20,000 मेव की सेना थी, जो इस युद्ध में सारे के सारे लगभग मारे जा चुके थे, मारे गए थे सारे के सारे। तो याद रखना है कि बहुत बड़ी मेव की एक सेना थी जो इसी युद्ध में मारी गई थी। उसके अलावा यहाँ से एक शबनम बानो है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शबनम बानो
प्रदेश की प्रथम मुस्लिम महिला जो संस्कृत की अध्यापक बनी थी। प्रथम मुस्लिम महिला जो संस्कृत विषय की अध्यापिका बनी है। तो ये प्रदेश की प्रथम महिला मुस्लिम महिला है जो संस्कृत विषय की टीचर है। उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ से सलमान अली है। सलमान अली है और ये एक सिंगर है। ये एक सिंगर है और इन्होंने इंडियन आइडल भी जीता था। उसके बाद में जैसे इसने इंडियन आइडल जीता, उसके बाद फिर इसने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा और ये आगे पीढ़ी दर आगे बढ़ता चला गया और बॉलीवुड में अभी ये सिंगिंग का काम करता है। बहुत सारी मूवीज हैं जिसमें इसने गाने वगैरह गाए हैं। आगे बात की जाए तो यहाँ से शहबाज अहमद है। आप सभी जानते हैं कि ये एक क्रिकेटर है। ये एक क्रिकेटर है और ये सिकरावा गांव से बिलोंग करते हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि किस गांव के निवासी हैं तो सिकरावा गांव के निवासी हैं जो नूह में पड़ता है। सिकरावा गांव के निवासी हैं जो नूह में पड़ता है। ये एक क्रिकेटर है और अगर बात की जाए तो ये इंडिया के लिए भी खेले हैं। इंडिया के लिए खेले हैं। उसके अलावा सबसे पहले ये आरसीबी के लिए खेले थे आईपीएल में। आरसीबी के लिए खेले थे आईपीएल में सबसे पहले। लेकिन अभी करंट की बात की जाए तो ये आईपीएल में एलएसजी के लिए खेल रहे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स में ये अभी फिलहाल के टाइम पे खेल रहे हैं। उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ की एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हुई है शेख तैयब हुसैन। शेख तैयब हुसैन, अगर इसके जन्म की बात की जाए तो 1936 में इसका जन्म हुआ। 1936 में इसका जन्म हुआ था और अगर मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु इसकी 2008 में हुई है। मृत्यु इसकी 2008 में हुई है। उसके अलावा इसके बारे में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है जो इसको इम्पोर्टेंट बनाती है वो ये है कि ये राजनेता थे। राजनेता थे और ये वाहिद ऐसे राजनेता हैं जो 3 राज्यों में इकलौते ऐसे राजनेता जो 3 राज्यों में मंत्री रहे। इकलौते ऐसे राजनेता जो 3 राज्यों में मंत्री रहे वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हरियाणा में मंत्री रहे, उसके अलावा ये पंजाब में भी मंत्री रहे और उसके अलावा राजस्थान में भी ये मंत्री रहे। तो ये थे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है शेख तैयब हुसैन।
उसके अलावा अगर हमसे शहबाज अहमद का जन्म पूछ लिया जाता है तो इसका जन्म 1994 में हुआ है। ये भी हमें याद रखना है कि शहबाज अहमद का जन्म 1994 में हुआ है। उसके अलावा यहाँ से एक शाह मोहम्मद रमजान भी है। शाह मोहम्मद रमजान, जिसको हादिया हरियाणा की उपाधि दी गई थी। हादिया हरियाणा की उपाधि इसको दी गई थी। तो ये थे यहाँ के इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी या फिर प्रसिद्ध व्यक्तित्व आप कह सकते हैं, इनके बारे में हमने बात कर ली। अब हमसे कुछ एक टॉपिक ऐसे बचते हैं जो अलग से छूट गए हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, आप भी उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक प्याज उत्कृष्टता केंद्र है। प्याज उत्कृष्टता केंद्र, ये कहाँ पर है? ये है पिनंगवा में। पिनंगवा में है ये नौ का ही एक कस्बा है पिनंगवा। प्याज उत्कृष्टता केंद्र है यहाँ पर। उसके अलावा देश का प्रथम चल न्यायालय है यहाँ पर। देश का प्रथम चल न्यायालय, और ये जो न्यायालय है इसको बस में चलाया जाता था। 4 अगस्त 2007 को इसकी स्थापना की गई थी। अगस्त 2007 को के.जी. बालाकृष्णन ने इसका रिबन काटा था। कृष्णन ने इसका रिबन काटा था। ये चीफ जस्टिस थे। इसको हमारे यहाँ पे मोबाइल कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, कि इसको मोबाइल कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा बात की जाए, अब हम बात करते हैं कि मेवात किन चीज़ों में आगे है, किन चीज़ों में पीछे है। सबसे पहले बात की जाए तो देश का सबसे पिछड़ा राज्य, देश का सबसे पिछड़ा जिला है मेवात, या फिर आप वो समझ सकते हैं। देश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है मेवात। उसके अलावा बात की जाए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या इसमें है, वो भी है मेवात में। उसके अलावा बात की जाए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, उसके अलावा बात की जाए प्रदेश में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या, तो वो भी है मेवात नहीं। उसके अलावा बात की जाए प्रदेश में न्यूनतम हिंदू व सिख जनसंख्या, वो भी नौ में है। उसके अलावा बात की जाए सबसे कम साक्षरता दर, तो वो भी मेवात है। यहाँ की जो साक्षरता दर है वो 54 पॉइंट कुछ है। उसके अलावा बात की जाए
अगर जनसंख्या की बात की जाए, जनसंख्या की बात की जाए तो इसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। दस लाख से अधिक है। उसके अलावा सर्वाधिक लिंगानुपात यही का है। प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात भी 9 का है, 907। सर्वाधिक लिंगानुपात भी यहीं का है। उसके अलावा बात की जाए सर्वाधिक लिंगानुपात यहीं का है। उसके अलावा और क्या बचता है? अगर बात की जाए कि यहाँ पर ऐसी कौन सी जगह है जिसने राजस्थान, ऐसा कौन सी जगह है जिसको राजस्थान ने चारों ओर से घेर रखा है? तीनों ओर से, सॉरी, राजस्थान ने तीनों ओर से घेर रखा है, वो है फिरोजपुर जेठा। फिरोजपुर जेठा। उसके अलावा अगर हमसे पूछ लिया जाए कि प्रदेश का दक्षिण का अंतिम बिंदु, तो वो है दोहा गांव। प्रदेश का अंतिम बिंदु दक्षिण का, तो वो है दोहा गांव। दोहा गांव। उसके अलावा बात की जाए सर्वाधिक बीमारू जिला, सर्वाधिक बीमारू जिला है नून। उसके अलावा बात की जाए सर्वाधिक ब्लड लेने वाला जिला, सर्वाधिक खून लेने वाला जिला, तो वो भी नून है। उसके अलावा न्यूनतम ब्लड देने वाला जिला भी न्यू है। यहाँ पे कोई ब्लड देकर के राजी नहीं है। न्यूनतम खून देने वाला जिला भी नहीं है। उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर एक म्यूजियम भी है, ओल्ड इंजन हेरिटेज म्यूजियम। उसके बारे में भी हम बात करते हैं कि यहाँ पर हेरिटेज, इसका नाम क्या है? हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम। ये तावड़ू में है। तावड़ू से शायद भिवाड़ी वाले रास्ते पे ही पड़ता है। उसके अलावा बात की जाए तो प्रदेश में सर्वाधिक मकबरे, तावड़ू में। उसके अलावा सूफी संतों की धरती किसे कहा जाता है? सूफी संतों की धरती किसे कहा जाता है? तो वो है मेवात।
क्योंकि जिस शेख मूसा के बारे में हम अभी पढ़ के आए हैं, ऐसा बताया जाता है कि जो निजामुद्दीन औलिया हैं, जिनकी जो मज़ार है वो दिल्ली में है, वो इन्हीं के शिष्य थे। उसके अलावा यहाँ पर एक विकास बोर्ड काम करता है, मेवात विकास बोर्ड। मेवात विकास बोर्ड, अगर हमसे इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। और एक चीज़ और याद रखनी है कि इस मेवात विकास बोर्ड के अंतर्गत पलवल डिस्ट्रिक्ट का भी कुछ जिला आता है, तो यह याद रखना है। पलवल जिले की हतीम तहसील का कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेवात में काम करती है। मेवात विकास बोर्ड है जो है मेवात में काम करता है। पलवल का भी विकास बोर्ड इसके पलवल का भी कुछ हिस्सा इसके अंदर आता है। उसके अलावा यहाँ पर जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई थी 1 जून 2011 को। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत 1 जून 2011 को की गई थी मांडी खेड़ा हॉस्पिटल से। मांडी खेड़ा से, या फिर अल आफिया हॉस्पिटल आप लिख सकते हैं। अल आफिया हॉस्पिटल से इसकी शुरुआत की गई थी। उसके अलावा बात की जाए तो क्या बचता है यहाँ पर? यहाँ पे एक डॉन बॉस्को प्रशिक्षण केंद्र भी है। उसके अलावा बात की जाए तो मेवात का एक गांव है जिसको ट्रम्प विलेज के नाम से जाना जाता है। ट्रम्प विलेज के नाम से प्रसिद्ध है, वो है मेवात का मरोड़ा गांव। मरोड़ा गांव, ऐसा कहा जाता है कि मरोड़ा की कुछ लेडीज ने ट्रम्प के लिए क्या बोलते हैं उसको, राखी भेजने का काम किया था। तो ये था हमारा मेवात जिला। अब एक बार इसको देख लेते हैं कि ऐसा क्या क्या हमने इसमें पढ़ लिया है। कुछ छूट गया होगा तो उसको दोबारा से देख लेंगे। एक चीज छूट गई है और वो है इसका क्षेत्रफल। नौ का क्षेत्रफल हमसे रह गया। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1507 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले नाम की बात की, तो मेवात नौ जो है उसका सबसे पहले गांधी जी ने सत्यपुरम के नाम से इसको संबोधित किया था। उसके अलावा दूसरा इसका नाम मेवात रखा था मेव जाति की अधिकता के कारण। तीसरा इसका नाम नौ रखा है क्योंकि यहाँ पर एक सेठ होते थे, सेठ चुईमल। बात करते हैं, सेठ चुईमल होते थे जो नमक का व्यापार करते थे, बहुत बड़े व्यापारी थे। तो उस नमक की वजह से ही इसका नाम नौ पड़ा है। उसके अलावा गठन की बात की जाए तो घोषणा सबसे पहले 2 अक्टूबर 2004 को ओम प्रकाश चौटाला ने एक रैली में की थी। उसने कहा था अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सत्यपुरम में इसका नाम रखेंगे। उसके अलावा 4 अप्रैल 2005 को सीएम हुड्डा की सरकार में इसको जिला का दर्जा दिया जाता है। यह हरियाणा का 20वां जिला के रूप में गठित किया जाता है। उसके अलावा 12 अप्रैल 2016 को इसका नाम बदल करके 9 कर दिया जाता है।
और उसके पीछे की जो वजह है मैंने आपको बताई थी, क्योंकि मेवात ऐसी प्रॉपर कोई जगह नहीं है जिसके नाम पर कोई शहर या फिर कोई गांव बसा हो। मेवात एक इलाके का नाम है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो इसलिए सरकार ने काम किया कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब के नाम पर कोई ना कोई जगह है, चाहे कोई शहर हो या कोई कस्बा हो। तो इसीलिए इसका नाम बदल कर नूह कर दिया गया, क्योंकि नूह को नूह की राजधानी कहा जाता था, मेवात की राजधानी कहा जाता था नूह को। उसके अलावा आगे हमने देखी कि यहाँ की तहसील कौन कौन सी है। 4 यहाँ पे तहसील हैं, 2 यहाँ पे उप तहसील हैं, उसके अलावा 3 यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं। उसके बाद हमने इसकी भौतिक स्थिति देखी कि ये किस किस के साथ सीमा बनाता है। तो हरियाणा के ये 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा बनाता है। उसके अलावा ये राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करता है, अलवर और भरतपुर, और यूपी के मथुरा के साथ अपनी सीमा बनाता है। उसके अलावा फिर हमने देखा कि ये किस भौतिक प्रदेश में आता है। तो अरावली का विस्तार है यहाँ पर, इंदौरी की पहाड़ियाँ हैं और काला पहाड़ है। मृदा की बात की जाए तो यहाँ पर दोमट मृदा पाई जाती है, मोटी दोमट मृदा और हल्की दोमट मृदा। फिर हमने एक्सप्रेसवे देखे, यहाँ से NH 919, NH 248A, और यहाँ से 2 एक्सप्रेसवे भी गुजरते हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और KMP। उसके अलावा नदी हमने देखी तो यहाँ से इंदौरी नदी निकलती है, जो एक मौसमी नदी है, और ये इंदौरी की पहाड़ियों से निकलती है। उसके अलावा खनिज की बात की जाए तो यहाँ पर सलेटी पत्थर पाया जाता है, और सिंचाई की बात की जाए तो गुरुग्राम कैनाल द्वारा यहाँ पे सिंचाई की जाती है। आगे हमने इतिहास के जो कुछ एक टॉपिक थे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे, वो सारे के सारे हमने देखे। स्थापना इंदौर के एक ब्राह्मण किशन धजन ने की थी, ऐसा बताया जाता है। उसके अलावा बलबन ने 1265 में यहाँ के जंगल कटवा दिए थे, क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे वो कुछ डाका वगैरह डालते थे, चोरी वगैरह किया करते थे, और चोरी करने के बाद में यहाँ पर आकर के छुप जाया करते थे, क्योंकि ये जो इलाका है ये दिल्ली के करीब है, तो इसलिए बड़ी दिक्कत होती थी। तो 1865 में यहाँ के वन वगैरह कटवा दिए गए थे, और 1857 की बात, 1265 में वन कटवाए थे। और 1857 की बात की जाए तो यहाँ पे किसान नेता थे सदरुद्दीन, जिसने यहाँ का नेतृत्व किया था। 1947 में यहाँ के लोग जब पाकिस्तान जाने लगे थे तो गांधी जी के बात पता चली, तो वो यहाँ आए और उन्होंने लोगों को संबोधित किया कि आप कहाँ जा रहे हो, ये देश आपका है। और जहाँ पे आकर के उन्होंने संबोधित किया था वो घासेड़ा गांव था। उस घासेड़ा गांव को उसी दिन से गांधीग्राम के नाम से जाना जाता है। आगे बात की जाए यहाँ पे मंदिर की, तो 2 यहाँ के बहुत फेमस मंदिर हैं। देहरा का मंदिर है जो फिरोजपुर जिरका में है, इसको झीर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा नल्लड़ का शिव मंदिर है, ये नल्लड़ गाँव में है, नूह के पास ही। मेले की बात की जाए तो यहाँ पर रावण का मेला लगता है, पुराना में लगता है। शिक्षा संस्थान की बात की जाए तो शहीद हसन का मेवाती मेडिकल कॉलेज है, ये नल्लड़ गांव में है। 2013 में इसकी स्थापना की गई थी, और ये PGI रोहतक के अंडर काम करता है। उसके अलावा राज्य का प्रथम यूनानी मेडिकल कॉलेज अभी तक बना नहीं है, उस पर काम चल रहा है, बहुत जल्द बन करके तैयार हो जाएगा, वो भी मेवात में है। उसके अलावा नवोदय विद्यालय है यहाँ पर, वो भाई गाँव में है। आगे हमने बात की यहाँ के पर्यटन स्थल की, तो यहाँ पे तावड़ो का किला है जिसको ताड़ सिंह ने बनवाया था। चुईमुई का तालाब है, सेठ चुईमल का तालाब है, शेख मूसा की मजार है, और इसको अकबर के शासनकाल में बनवाया गया था। यहाँ पर कंट्री क्लब है, अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ का मैदान है, और गांधी पार्क है, और यहाँ पे झूलती मीनारें हैं। उसके अलावा यहाँ पर 5 झीलें भी हैं, उजीना झील, सनेल झील, चंदेली झील, कोटला झील और खलीलपुर झील। उसके अलावा आगे हमने देखा कि यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, सबसे पहले हसन का मेवाती की बात की जाती है। आखिरी खाजादा के आखिरी राजा थे, और 1527 में इसने बाबर के खिलाफ अपने दोस्त राणा सांगा के साथ देते हुए खानवा का युद्ध लड़ा था, जिसमें इसकी मौत हो गई। उसके अलावा यहाँ से शबनम बानो है जो प्रदेश की प्रथम मुस्लिम महिला संस्कृत अध्यापिका है। उसके अलावा सलमान अली हैं जो एक सिंगर है, फिलहाल बॉलीवुड में सिंगिंग करते हैं। इंडियन आइडल से इसने अपनी जर्नी शुरू की थी। सबसे पहले इसने इंडियन आइडल जीता था, उसके बाद में फिर इसने और कई सारे शोज किए, और फिर उसका नाम हुआ। आवाज़ बहुत अच्छी है, तो आज के समय में ये बॉलीवुड में सिंगिंग करता है। उसके अलावा शहबाज अहमद है जो एक क्रिकेटर हैं, इनका जन्म 1994 में हुआ था सिकरावा गाँव में। ये इंडिया के लिए भी खेले हैं, और शुरुआत इसने IPL में RCB के लिए खेलने से की थी, और करंट में LSG में खेल रहे हैं। उसके अलावा शेख तैयब हुसैन है जिनका जन्म 1936 में हुआ, मृत्यु 2008 में हुई, और ये एकमात्र ऐसे राजनेता है जो 3 राज्यों में मंत्री रहे। उसके अलावा शाह मोहम्मद रमजान है जिसको हादी हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। आगे कुछ पॉइंट हैं जो बच गए थे, उनके बारे में हमने चर्चा की।
कि प्याज उत्कृष्टता केंद्र है पिनंगवा में। देश का प्रथम चल न्यायालय यहाँ पर बनाया गया था। 4 अगस्त 2027 को इसकी शुरुआत की थी और के जी बालाकृष्णन ने इसका रिबन काटा था। उसके अलावा देश का सबसे पिछड़ा जिला मेवात है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या मेवात में है। प्रदेश में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या मेवात में है और प्रदेश में न्यूनतम हिंदू व सिख जनसंख्या मेवात में है। सबसे कम साक्षरता दर मेवात में है और जनसंख्या इसकी 10 लाख से अधिक है। सर्वाधिक लिंगानुपात भी मेवात में है। उसके अलावा राजस्थान के तीनों ओर से घिरा हुआ जो शहर है वो फिरोजपुर जिरका है और प्रदेश का दक्षिण का आखिरी जो गांव है वो दोहा है। राज्य का सर्वाधिक बीमारू जिला भी नूंह है और सर्वाधिक खून लेने वाला भी नूंह है। उसके अलावा सबसे कम खून देने वाला भी नूंह है। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर एक हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम है जो तावड़ू में है। प्रदेश में सर्वाधिक मकबरे तावड़ू में है। सूफी संतों की धरती मेवात को कहा जाता है और यहाँ पे एक मेवात विकास बोर्ड काम करता है जिसकी स्थापना 1980 में की गई थी। उसके अलावा ये सिर्फ मेवात में काम नहीं करता, पलवल की जो हतीन तहसील है उसका भी कुछ हिस्सा मेवात विकास बोर्ड के अंतर्गत आता है। उसके अलावा यहाँ से एक योजना स्टार्ट की गई थी, जननी सुरक्षा योजना, 1 जून 2011 को मांडीखेड़ा की अल आफिया हॉस्पिटल से। उसके अलावा डॉन बॉस्को प्रशिक्षण केंद्र नूंह में है। उसके अलावा यहाँ का एक गांव है जिसको ट्रम्प विलेज के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा एक चीज़ और रह गई है जिसके बारे में हमने चर्चा नहीं की है, क्योंकि मेवात में जो बोली बोली जाती है, यहाँ पे कोई भाषा नहीं बोली जाती, यहाँ पे बोली बोली जाती है और यहाँ पे मेवाती बोली बोली जाती है। मेवाती जो बोली है वो बोली जाती है और इस मेवाती बोली की 2 उप बोलियां हैं। एक तो राठी है, एक कठेरी है। एक राठी है और एक कठेरी है। तो ये था हमारा नूंह डिस्ट्रिक्ट जिसको पूरी डिटेल में आपके लिए पढ़ाया है। उम्मीद है कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो एग्ज़ाम में इसे बाहर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहेंगे और अपने यार दोस्त भाई बहन सबको ये वीडियो सेंड करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ में और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। थैंक यू।